मैंने कहा, मिस्टर पांडे आप घबराइए नहीं, मैं आपकी सारी पत्थरियां खत्म कर दूंगा। मैं ये काम एकदम नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मेरे नीचे लगा रहे और उसे मेरी ज़रूरत महसूस होती रहे। अब वक्त आ गया था कि मैं त्रुप का वो दूसरा पत्ता निकालूं जो मुझे चंद्रिका ने दिया था। मैंने पांडे से कहा, जरा मुझे अपना हाथ दिखाएं। उसने अपनी भद्दी सी फूली हुई हथेली बड़े इश्तियाक और अकीदत के साथ मेरे आगे कर दी। मुझे इस हथेली पर सिवाय बेकार किस्म की लकीरों के और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने बड़े माहिर हाथ देखने वालों की अदाकारी करते हुए उसकी हथेली को इधर उधर से दबा कर देखा और कहा, अपना हाथ पीछे कर लें, मुझे जो देखना था देख लिया। मीनाक्षी ने पूछा, गुरुदेव आपने क्या देखा है, कुछ हमें भी बताइए। मैंने अपनी तवज्जो पांडे की तरफ कर ली और उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। मैंने पूछा, पांडे जी आपकी तरक्की की फाइल ऊपर प्रधानमंत्री के सेक्रेटेरिएट में गई हुई है। पांडे ने फौरन कहा, हाँ जी गई हुई है, मगर 2 साल हो गए हैं वह पड़ी है। दरअसल वहां मेरा एक दुश्मन बैठा हुआ है, वो फाइल को दबाए हुए है। सिर्फ उस पर इंदिरा जी के दस्तखत होने हैं। एक बार दस्तखत हो जाएं तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं जिस जगह बैठा हूँ उस पोस्ट पर पक्का हो जाऊंगा और मेरी तरक्की भी हो जाएगी। मीनाक्षी ने मुझसे इल्तिजा करते हुए कहा, प्लीज गुरुजी मेरे डैडी का काम कर दें, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाते हुए बड़ी शान बेनियाजी से कहा, हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, उसके लिए मुझे एक खास चिल्ला करना पड़ेगा। पांडे ने मेरी खुशामद करते हुए कहा, स्वामी जी आप जितनी रकम कहेंगे मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, प्लीज आप चिल्ला शुरू कर दें, ये मेरी जिंदगी और मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। मैंने कहा, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, वैसे इतना जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैंने चिल्ला किया तो आपकी फाइल पर इंदिरा गांधी जी फौरन दस्तखत कर देंगी। पांडे बहुत खुश हुआ, कहने लगा, आप धन है, बस आज से मुझे भी अपना भगत समझें, जो हुक्म करेंगे उसे फौरन पूरा करूंगा। मैं यही चाहता था। मिस्टर पांडे का इसरार था कि मैं होटल छोड़कर उनके बंगले में आ जाऊं। कहने लगा, ऊपर पूरा पोर्शन खाली पड़ा है, आप जब तक अहमदाबाद में हैं हमारे यहाँ तशरीफ ले आएं, ये हमारे बड़े भाग होंगे। मीनाक्षी ने भी इस ख्वाहिश का शिद्दत से इजहार किया। मुझे मालूम था कि मैंने होटल के कमरे का किराया अगले 24 घंटों के लिए अदा कर दिया हुआ है। मैंने कहा, कल शाम को सोच कर बताऊंगा। मीनाक्षी मुझे छोड़ने मेरे होटल तक आई। जाने से पहले मेरे घुटनों को छूकर हाथ बांध कर बोली, स्वामी जी आप हमारे घर आ जाएंगे तो हमारी सारी तकलीफें, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने कहा, मैं कल सोच कर बताऊंगा। कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कल 5 बजे शाम आपको लेने आऊंगी, आप तैयार रहिएगा। वो चली गई। मैंने रात को करीम भाई को फोन पर बताया कि मैंने गोकुलदास पांडे वाला मोर्चा भी फतह कर लिया है और रॉ की पाकिस्तान और कश्मीर अफेयर्स वाली सीक्रेट फाइलों तक पहुंच गया हूं। हम कोड अल्फाज में बातें कर रहे थे, मगर कोड लफ्जों में ज्यादा तफसील से बात नहीं हो सकती थी। करीम भाई ने कहा, मैं सुबह 8 बजे तुम्हारे पास आऊंगा, नाश्ता तुम्हारे साथ ही करूंगा, और उसने फोन बंद कर दिया। सुबह ठीक 8 बजे करीम भाई मेरे होटल पहुंच गया। नाश्ते पर मैंने उसे बताया कि मिस्टर पांडे पर मैंने अपनी गुफ्तगू और जैन धर्म की बातों से इतना गहरा असर जमा लिया है कि वो चाहता है कि मैं होटल छोड़कर उसके बंगले में चला जाऊं। करीम भाई कहने लगा, मेरा ख्याल है तुम आज शाम होटल छोड़कर मिस्टर पांडे के यहाँ चले जाना और जितनी जल्दी हो सके उससे ये मालूम करने की कोशिश करना कि नेपाम रॉकेट बमों वाली असलहे की फौजी गाड़ी जम्मू कब और किस वक्त देवलाली से रवाना होगी। ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये गाड़ी देवलाली और जम्मू तवी के दरमियान ही किसी जगह तबाह होनी चाहिए। अगर उस फौजी माल गाड़ी का असलहा कश्मीर पहुंच गया तो उसमें जो नेपाम रॉकेट बम हैं वो कश्मीर मुजाहिदीन के मोर्चों में तबाही मचा देंगे और कश्मीरी मुसलमानों के घरों को जलाकर खाकिस्तर कर देंगे। मैंने कहा, करीम भाई जो तुम भी जानते हो कि इतनी जल्दी इतने टॉप सीक्रेट की बातें मिस्टर पांडे से मालूम करनी बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा टारगेट यही है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके एमुनिशन वाली इस फौजी गाड़ी के बारे में मालूमात हासिल कर लूं। करीम भाई उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, एक बात याद रखना, रॉ के चीफ मिस्टर पांडे के बंगले से मुझे हरगिज फोन न करना। वो भारत के टॉप सीक्रेट सर्विस का चीफ है। उसके घर से जो फ़ोन किया जाता है या बाहर से जो फ़ोन आता है उसको अहमदाबाद की सेंट्रल इंटेलिजेंस पुलिस का ख़ास अमला रिकॉर्ड करता है और पूरी चेकिंग के बाद मालूम कर लेता है कि फ़ोन कहाँ से किया गया और बाहर से फ़ोन कहाँ से आया था। मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत पेश आए तो रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस के टेलीफोन बूथ या किसी पब्लिक टेलीफोन बूथ से फ़ोन कर लेना। आगे तुम इन बातों को बेहतर समझते हो, आखिर तुम एक ट्रेंड कमांडो सिपाही हो। मैं करीम भाई को छोड़ने कमरे के दरवाजे तक आया। उसने दरवाज़ा खोलने से पहले मेरे कंधे पर हाथ रखकर आहिस्ता से थरथपाते हुए मेरा नाम लेकर कहा, तुमने मिस्टर पांडे तक पहुंचने की जो कामयाबी हासिल की है मैं उसे इंतहाई मामूली कामयाबी समझता हूं। असल मरहला अब सामने आया है। ये वो मरहला है कि जहां तुम्हारी कमांडो ट्रेनिंग, तुम्हारी फरासत, चालाकी और अय्यारी को परखा जाएगा। तुम्हारे असल इम्तिहान का वक्त आ गया है, जहां मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।
क्योंकि मुझे कमांडो स्पाइंग की ना तो कोई बाकायदा ट्रेनिंग मिली है और ना मुझे इन बातों का कोई तजुर्बा है। तुम्हें खुद हालात का एक ज़हीन कमांडो की तरह जायज़ा लेना होगा, खुद ही ऑर्डर इशू करना होगा और खुद ही उस ऑर्डर पर इस तरह अमल करना होगा कि तुम टारगेट मार लो। मैं तुम्हें जाते हुए एक ही बात कहूँगा कि देवलाली के एमुनिशन डिपो से जम्मू तवी जाने वाले असलहे की फौजी ट्रेन का तबाह होना लाजमी है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गया, मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, अब तुम्हें बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है। तुम रॉ के चीफ के बंगले पर रह रहे हो। अहमदाबाद की सेंट्रल इंटेलिजेंस के आदमी तुम्हारी निगरानी शुरू कर देंगे। मैं तुम्हें कभी वहां कयाम करने का मशवरा न देता, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। तुम अगर बाहर किसी जगह ठहरते और मिस्टर पांडे से राहो रस्म रखते, तब भी खुफिया पुलिस तुम्हारी निगरानी शुरू कर देती। बाहर रहकर तुम्हारी गिरफ्तारी बड़ी आसान थी, मगर रॉ के चीफ के मेहमान बल्कि गुरु की हैसियत से पुलिस उस वक्त तक तुम पर हाथ नहीं डाल सकती जब तक कि उसके पास कोई ठोस सबूत न हो, और तुम्हारा मिस्टर पांडे के करीब रहना बहुत ज़रूरी है। इस दफ़ा तुम मुझसे फ़ोन पर रब्ता करोगे, उसके बाद कोई पैगाम वगैरह देना हो तो मुझे रात 12 बजे और 1 बजे के दरमियान रेडियो ट्रांसमीटर पर कोड अल्फाज में पैगाम देना। मैं हर रात 12 बजे से 2 बजे तक अपने तहखाने वाले क्वार्टर में मौजूद हूँगा। मैंने कहा, मगर मेरे पास कोई मनी ट्रांसमीटर नहीं है। सिगरेट केस वाला ट्रांसमीटर मैं अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि मीनाक्षी और मिस्टर पांडे को मालूम है कि मैं सिगरेट नहीं पीता। करीम भाई ने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया, फिर दरवाजे का गोल हैंडल घुमाकर एकदम से दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, कॉरिडोर खाली पड़ा था। उसने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे शक सा हुआ कि बाहर कोई हमारी बातें सुन रहा है। बहरहाल तुम्हारे लिए छोटे रेडियो ट्रांसमीटर का इंतजाम कर दूंगा। हो सकता है मैं 1 घंटे बाद तुम्हें रेडियो ट्रांसमीटर भेज दूं। वही लड़का जो फूल लाया था 1 घंटे बाद एक और फूलों का गुलदस्ता लेकर आएगा। गुलदस्ते में तुम्हें एक लिफाफा मिलेगा। इसी लिफाफे में तुम्हारे लिए छोटा रेडियो ट्रांसमीटर मौजूद होगा। मेरे तहखाने वाले ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी और मुझे बुलाने के लिए सिग्नल तो तुम्हें ज़बानी याद होंगे। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मेरी दुकान पर बिल्कुल ना आना, और रेलवे लाइन वाले तहखाने का रुख भी इंतहाई देखभाल के बाद करना, क्योंकि आज रात तुम रॉ के चीफ के यहाँ क़याम करने जा रहे हो और कल से अहमदाबाद की खुफिया पुलिस तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देगी। खुदा हाफिज। करीम भाई ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कॉरिडोर में झांक कर दाएं बाएं देखा और फिर बाहर निकल गया। मैं दरवाज़ा बंद करके पलंग पर आकर नीम दराज हो गया। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपने मिशन के नशीब फराज पर गौर करने लगा। जब तक मैंने मीनाक्षी और उसके बाप और रॉ के अहमदाबाद वाले हेडक्वार्टर के चीफ मिस्टर GD पांडे तक रसाई हासिल नहीं की थी, मैं बड़ी आसानी से रास्ता तय करता जा रहा था। मैं इन्हीं सोचों में गुम पलंग पर आंखें बंद किए लेटा हुआ था कि दरवाजे पर आहिस्ता से ठक ठक हुई। मैंने आंखें खोल दी। दीवार पर लगे हुए क्लॉक ने बताया कि मुझे पलंग पर लेटे 1.25 घंटा गुजर चुका है। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर वही लड़का गुलदस्ता लिए खड़ा था। मैंने उससे गुलदस्ता ले लिया। लड़का वापस चला गया। दरवाजे को अंदर से लॉक करके मैंने गुलदस्ता खोल दिया। उसके अंदर लिफाफा था। लिफाफे में एक माचिस की डिबिया के साइज का सिगरेट लाइटर रखा हुआ था। मैंने सिगरेट लाइटर का गौर से मुताला किया। उसका एक पेज यानी स्क्रू निचली तरफ भी लगा हुआ था। मैंने छोटे चाकू की मदद से स्क्रू खोला तो सारा मसला हल हो गया। ये एक इंतहाई ताकतवर छोटा सा ट्रांसमीटर था जिस पर खुफिया सिग्नल भी दिए जा सकते थे और सिग्नल वसूल भी किए जा सकते थे। इस ताकतवर रेडियो ट्रांसमीटर पर बात भी हो सकती थी। मैंने स्क्रू यानी पेच को दोबारा कस दिया और सिगरेट लाइटर अपनी वॉस्केट की जेब में रख लिया। दोपहर को खाना खाकर मैं पलंग पर लेटकर सोचने लगा कि मुझे रॉ के चीफ पांडे के ऑफिस से कश्मीरी मुजाहिदीन आज़ादी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले असलहे की ट्रेन के बारे में सही मालूमात कैसे हासिल हो सकती है। जाहिर है मैं इतनी जल्दी मिस्टर पांडे से इस किस्म का इंतहाई खुफिया राज नहीं पूछ सकता था। वो तो फौरन मुझे दूसरे मुल्क का जासूस समझकर गिरफ्तार करवा देता, खा उसको मुझसे कितना बड़ा फ़ायदा ही क्यों न पहुंचा हो, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला था और हिंदू नेशनल सतह पर बहुत कम गद्दारी का मुर्तकिब होता है। अगर वो मुझे गिरफ्तार ना भी करवाता तो कम से कम वो मुझे जम्मू जाने वाली फौजी असलहे की ट्रेन के मुतालिक कुछ न बताता और आगे से बेहद मोहतात हो जाता। मुझे तो अज खुद जम्मू तवी जाने वाली असलहे की गाड़ी का टाइम और तारीख का सुराग लगाना था। ये एक तरह से मेरा पहला इम्तिहान भी था। मैं काफ़ी देर तक गौर करता रहा, लेकिन मैं किसी फाइनल नतीजे पर ना पहुंच सका और सो गया। सोकर उठा तो दोपहर के 4:15 बज रहे थे। जल्दी से उठकर गुस्ल किया, कपड़े बदले, माथे पर जैन धर्म के 3 सफ़ेद लकीरें डालीं और मीनाक्षी का इंतज़ार करने लगा। उसने कहा था कि वो शाम के बाद मुझे लेने आएगी। मैंने कॉफ़ी मंगवाई और सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पीने और आगे मुझे जो कुछ करना था उस पर गौर करने लगा। पहले ही मरहले पर एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो गई थी। करीम भाई की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक असलहे की ट्रेन जिसमें नेपाम रॉकेट भारी तादाद में थे
इस महीने की आखिर में किसी तारीख को देवलाली से रवाना होने वाली थी। उसके बयान के मुताबिक देवलाली से फौजी ट्रेनें, जिनमें गुड्स ट्रेनें भी होती हैं, दो एक बार इंडिया के मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाती ही रहती हैं। और गुड्स ट्रेनें यानी फौजी सप्लाई के सामान वाली मालगाड़ियाँ वज़ाक़ता के एतबार से बिल्कुल एक जैसी होती हैं। देवलाली से रवाना होने वाली किसी मालगाड़ी को देखकर आप ये मालूम नहीं कर सकते कि इसी में फ़ौज के लिए स्पेयर पार्ट्स वगैरह का सामान जा रहा है या असलहा लदा हुआ है। मुझे ख़ास तौर पर उस गाड़ी की तारीख और रवानगी का वक्त मालूम करना था जिसमें कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद और नेपाम बम के रॉकेट लदे हुए थे। मेरे पास वक्त भी बहुत थोड़ा था, यानी महीने की आखिरी तारीखों के आने में सिर्फ 15-20 दिन बाकी थे। मुझे जो कुछ करना था इन 15-20 दिनों के अंदर अंदर ही करना था। मीनाक्षी ठीक वक्त पर होटल पहुंच गई। मैंने अपनी मुख्तसर सी ज़रूरी चीज़ें अपने ब्रीफकेस में संभाल कर रख ली थीं। खुफिया ट्रांसमीटर वाला सिगरेट लाइटर मेरी वॉस्केट की जेब में था। मैं मीनाक्षी के साथ होटल की लॉबी में आ गया, जहां होटल के काउंटर पर एक रजिस्टर में अपने होटल छोड़ने के खाने में दस्तखत किए और होटल की लॉबी से निकलकर मीनाक्षी की गाड़ी में आकर बैठ गया। आज उसने बादामी रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी। गले में मॉडर्न फैशन की बादामी रंग की मनकों वाली माला थी। उसने परफ्यूम भी कोई दूसरी लगा रखी थी जिसकी खुशबू बड़ी ख्वाब अंगेज थी। मैं इस गुजराती हिंदू लड़की के जज्बात से बखूबी वाकिफ था। ये मुझे किसी और तरफ ले जा रही थी जो मेरा असल रास्ता नहीं था। मैंने इस लड़की से जितना काम लेना था ले चुका था। अब किसी इंतहाई ज़रूरत और इमरजेंसी के वक्त ही वो मेरे काम आ सकती थी। अब मेरा असल टारगेट उसका बाप था। रास्ते में मीनाक्षी अपनी नाफ के नीचे वाले उभार के बारे में मुझसे बातें करती रही। उसे बड़ी तशवीश थी। कहने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये कैंसर न बन जाए, इसलिए मैं लेडी डॉक्टर के पास नहीं जाती, कहीं वो न कह दे कि ये कैंसर है। मैंने संजीदा और बावकार अंदाज में कहा, इसकी फिक्र तुम मुझे दे दो, तुम्हारा ये उभार मैं दूर कर दूंगा। भगवान न करें अगर तुम्हें कैंसर भी हो गया तो मैं भगवान शिव की मदद से वो भी खत्म कर दूंगा। मीनाक्षी ने खौफजदा लहजे में कहा, नहीं नहीं स्वामी जी, मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए, मैं तो खुदकुशी कर लूंगी। वो इस किस्म की बातें करती रही और गाड़ी उनके बंगले में दाखिल होकर पोर्च में रुक गई। मिस्टर पांडे मुझे लेने के लिए बल्कि मेरा स्वागत करने के लिए लॉबी में एक मुलाजिमा के साथ खुद मौजूद था। मैं बड़ी शान से गाड़ी में से निकलकर साधु संतों की तरह हाथ ऊपर उठाए मिस्टर पांडे की तरफ बढ़ा, जैसे उसे आशीर्वाद दे रहा हूँ। उसने आगे बढ़कर मेरे पांव छुए और बोला, स्वामी जी, मेरे धन भाग के आप मेरी कुटिया में पधारे। वो अंग्रेजी की बजाय अब हिंदी जबान में मुझसे बातें करने लगा था, जिस तरह चेले अपने गुरु से करते हैं। उसने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, स्वामी जी को ऊपर उनके कमरे में ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। गुर्दे की तकलीफ दूर हो जाने की वजह से मिस्टर पांडे पहले से ज्यादा सेहतमंद और चाको चौबंद था। मीनाक्षी मुझे लेकर ऊपर वाले पोर्शन में आ गई। मुलाजिमा ने मेरा ब्रीफकेस थाम लिया। ऊपर 3 कमरे थे, एक बेडरूम, एक डाइनिंग रूम और एक ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के आगे एक कुशादा टेरेस यानी बैल्कनी थी। सारे कमरे बड़े खूबसूरती से सजे थे। रेशमी पर्दे, कीमती फर्नीचर, किचन और बाथरूम में बहुत आला था। तीनों कमरों में शिव भगवान के रक्स के अंदाज वाले कांसी के बुत कोनों में रखे थे। ड्राइंग रूम की दीवार पर जैन धर्म के बानी महावीर वर्धन की पेंट की हुई तस्वीर लगी थी। इस तस्वीर के दाएं और बाएं जानिब पंडित नेहरू और महात्मा गांधी की तस्वीरें भी लगी थीं। मेजों पर फूलों के गुलदस्ते रखे थे। हर कमरे में टेलीफोन लगा था। थोड़ी देर में मीनाक्षी का बाप मिस्टर पांडे भी वहां आ गया। हाथ बांध कर बोला, स्वामी जी, कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना, किसी चीज की जरूरत हो तो हुक्म कीजिए। मैंने कहा, सब ठीक है, हम जैन धर्म के साधु भगत हैं, हम तो नंगी जमीन पर भी रात गुजार लेते हैं। रात का खाना मीनाक्षी और मिस्टर पांडे ने मेरे साथ मिलकर वहीं ड्राइंग रूम में खाया। मजबूरन मुझे सब्जियां और दाल खानी पड़ी क्योंकि जैनी सब्जी खोर होते हैं और गोश्त, प्याज, लहसुन वगैरह बिल्कुल नहीं खाते। खाने के बाद मिस्टर पांडे ने मीनाक्षी से कहा, बेटी तो स्वामी जी के पास बैठ, मैं नीचे जाता हूँ, दिल्ली सेक्रेटेरिएट से एक ज़रूरी कॉल आने वाली है। वो चला गया। दिल्ली सेक्रेटेरिएट से आने वाली ज़रूरी कॉल का सुनकर मेरा ख्याल अपने मिशन की तरफ चला गया। मैं सोचने लगा कि मिस्टर पांडे को दिल्ली सेक्रेटेरिएट से जो ज़रूरी कॉलें आएंगी उनका भी ख्याल रखना होगा। हो सके तो उन्हें ऊपर वाले टेलीफोन के जरिए टेप भी कर लेना होगा। मीनाक्षी ने कॉफ़ी ऊपर ही मंगवा ली। हम टेरिस में आकर बैठ गए। दरियाए साबरमती की तरफ से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। नीचे बागीचे में बिजली के कुमकुमे रोशन थे। ऊंचे तबके के लोगों का इलाका था। बड़े बड़े बागीचों वाली कुशादा कोठियां थीं। ट्रैफिक का शोर बिल्कुल नहीं था। बड़ी पुरसुकून खामोशी छाई हुई थी। मीनाक्षी मुझसे अपने मुस्तकबिल का हाल पूछने लगी। मैं कब इंडिया की सबसे बड़ी डांसर बनूंगी, मेरी शादी किससे होगी, मैं खूबसूरत ही रहूंगी ना, वगैरह वगैरह। मैं उसके हर सवाल का जवाब मुस्कुरा कर देता रहा। मीनाक्षी, तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम जो चाहोगी वही होगा।